नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी के लिए चौंकाने वाले नतीजे थे, क्योंकि 2014-2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीजेपी को 2024 में साथ लेना पड़ गया नीतीश और नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं और पार्टियों का। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। बहुमत एनडीए को मिला और तीसरे कार्यकाल में मोदी अब काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार सर्वे होते रहते हैं, एजेंसियां सर्वे करती रहती हैं। हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। मतलब कि आज लोकसभा चुनाव हुए तो कौन जीतेगा बाजी? क्या मोदी का मैजिक कायम रहेगा या 99 सीट 2024 में लाने वाली कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक यहां पर जीत हासिल कर सकता है, जो अभी नया सर्वे आया है? इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज परसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, 4 जून 2024 के नतीजे और आज हम जब बात कर रहे हैं तो तारीख है 14 फरवरी 2025। इन कुछ महीनों में क्या कुछ बदलाव दिखा है जो सर्वे में आया है? 2-3 बड़े बदलाव हैं जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे की बात कर रहे हैं। एक बड़े मीडिया ग्रुप्स ने कराया है इसे, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब महसूस कर सकते हैं जी। लोकसभा चुनाव में 3 वजहों से एनडीए की संख्या कम आई थी। वजह एक कि सारे विपक्षी दल एक साथ आकर उन्होंने एक इंडिया ब्लॉक बनाया था, और अब इंडिया ब्लॉक में बहुत बिखराव आ चुका है। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि अगर कांग्रेस से नेतृत्व नहीं संभल पा रहा है तो लाइए मैं कर लेती हूं नेतृत्व। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, वो दोनों बाप बेटे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, इन सब ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग समय पे बयान दिए हैं। ठीक है। तो और उसकी परिणति यह हुई कि दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों अलग अलग लड़े। लोकसभा चुनाव में दोनों साथ थे, केजरीवाल और कांग्रेस। एक तो पहला वो बिखराव आ चुका है। दूसरी बड़ी वजह थी, जो कि थोड़ी सी सीटें बढ़ी थी कांग्रेस की, वो ये कि एक नैरेटिव चलाया गया था कि अगर बीजेपी आ गया तो संविधान बदल देंगे, वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। यही सब चल रहा था ना उस वक्त। अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आया, देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चलती। झूठ बोलने पे सजा का प्रावधान नहीं है इस देश में, यही सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से समझिए कि वो निगेटिविटी है। जो बड़ा झूठ बोले उसके लिए सजा कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए जी। उस वक्त ये जगह जगह घूमकर इन्होंने ये कहा कि आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये बस आखिरी बार आप वोट दे रहे हो, इसके बाद वोट देने का अधिकार छिन जाएगा, और हमारे आपके बीच नहीं। लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, बहुत शिक्षित नहीं है, खास करके दलित, आदिवासी, इन इलाकों में इसका असर था। लेकिन वक्त के साथ मतलब 4 जून के बाद तस्वीरें बदली, क्योंकि हरियाणा के नतीजे, महाराष्ट्र के नतीजे, फिर दिल्ली के नतीजे। नहीं, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया ना कि ये बहुत बड़ा झूठा है, ये बोल रहा है और वैसा कुछ नहीं है। अरे भाई, अगर आदमी को संविधान बदलना या वोटिंग का अधिकार छीनना होता तो वो 2014 या 2019 में भी कर लेता, तीसरे कार्यकाल में क्यों करेगा? तो लेकिन झूठ चल जाता है, एक आध बार चल जाता है झूठ जी। उसके बाद तीसरा और बड़ा कारण यह है, जो विधानसभा चुनाव हुए 2014-2019 तक हम ये सुनते रहते कि केंद्र में तो मोदी जीत जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। स्थानीय स्तर के नेता बढ़िया नहीं है। मोदी जी के नाम पे 10% वोट बढ़ जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कम जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये नैरेटिव भी ध्वस्त हुआ। हरियाणा में हर कोई कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, पूरी तरह हारे। महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, तो इन सबको मिलाकर अगर देखे जाए तो मुझे तो लग रहा है कि ये तो कह रहे हैं कि 1% वोट कमेगा। जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे, मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से जो चल रहा है और कमना चाहिए। और अगर गठबंधन के तौर पे देखे तो एनडीए ज्यादा फॉर्मिडेबल हुआ है, ज्यादा एकजुट हुआ है। मतलब अगर आज के वक्त में पंकज जी चुनाव हो तो एनडीए का बहुमत आएगा या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अकेले पार कर लेगी, जैसे 14 और 19 में किया?
मूड ऑफ द नेशन सर्वे तो ये कह रहा है कि 280 सीटें अकेले भाजपा को आएंगी और एनडीए को सब मिला के 343 आ जाएंगे और वोट शेयर 3% बढ़ जाएगा। तो अगर 3% वोट शेयर बढ़ेगा, देखिए मैंने कुछ सर्वे किया नहीं है, मैं तो जो आंकड़े हैं उसी के अनुसार बोल रहा हूं जी, जो मूड ऑफ द नेशन। लेकिन एक मोटा मोटी एक अनुमान लग जाता है। अनुमान इसलिए लग जाता है कि देखिए एक बजट आया जिससे मिडिल क्लास को बहुत सारा कुछ दिया गया है, 12 लाख तक की 12 लाख वाले ने कहीं ना कहीं काम कर दिया दिल्ली में। नहीं, मिडिल क्लास में एक देखिए एक चीज को एक फैक्टर काम नहीं करता चुनाव में, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर एक माहौल बनाते हैं। माहौल बना हुआ है, मिडिल क्लास खुश है। एक तो 8वां पे कमीशन लागू हो गया, सरकारी कर्मचारी खुश हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि माहौल बना हुआ है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, वक्त वक्त पर इन्होंने माहौल बनाया। जब कहा गया विपक्ष की तरफ से, चाहे वो अब्दुल्ला हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो या जो भी हो, कि 370 हटा नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बह जाएंगी घाटी में, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, 370 उठे, एक सुबह पहुंचे सदन में, पता लगा पास हो चुका है। बताने आए थे, पता लगा पास हो गया। कह रहे थे कि राम मंदिर, कोई भी आदेश आ जाए कोर्ट का, राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाएगा, गले कट जाएंगे, खून की नदियां वहां भी बहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, राम मंदिर भव्य तरीके से बना, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। 3 तलाक कभी खत्म नहीं होगा। तो माहौल तो बीजेपी वाले खुद वक्त वक्त पर बना ही देते हैं ना, जो आप कहते हो नहीं कर पाएंगे वो कर देते हैं। वो अभी हुआ था 10 लाख तक आप राहत नहीं दे पाएंगे, आई भाई साहब वित्त मंत्री बोलना शुरू की, 12 लाख तक उन्होंने फ्री कर दिया। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं ना, वो फियर साइकोसिस एक शब्द है अंग्रेजी में। मतलब कि जब तक आप काम करते नहीं है तब तक उस काम से डर लगता है। फियर साइकोसिस से कैसे जकड़ रखा था इस देश को, उसके 2-3 उदाहरण आपने बताया। पाकिस्तान में अगर हमने कुछ भी कर दिया तो पाकिस्तान भारत का युद्ध हो जाएगा, दोनों परमाणु संपन्न हैं, और पाकिस्तान आए दिन धमकियां देता था, हम तो 100 किलो का परमाणु बम बनाकर रखे हैं, आलू बम की तरह, अब पटक देंगे। ये डराया गया था यहाँ के लोगों को, घुस के मारा 2 बार, उरी में और पुलवामा में। कुछ नहीं कर लिया, पता चला कि उनका 100 किलो का कोई बम ही नहीं था, भिखमंगे भूखे मर रहे। उस फियर साइकोसिस से हम बाहर निकल कर आए। दूसरी ये बात कह के डराया गया था कि अगर 370 समाप्त हुआ तो कश्मीर तो बिल्कुल अलगाववाद के रास्ते पर, तिरंगा थामने वाले हाथ नहीं मिलेंगे जी। यहां के लोगों को डराया गया था, हटा दिया, और ऐसे हटाया जैसे कल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते कि आज से यहां पे डस्टबिन नहीं रखा जाएगा, जा 370 हट गया। कुछ नहीं हुआ, तिरंगा थामने वाले हाथ भी वही हैं, और जो विरोध कर रहे वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और कुछ नहीं, डराते हैं कुछ ऐसी बातें कहकर। तीसरा ये डराया गया था, देखिए ना, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान ही सीए एनआरसी, देश भर में आंदोलन, ऐसा किया कि दंगे फसाद हो जाएंगे। उसी तरह डराया गया था राम मंदिर अगर बन गया ना तो देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर तक कहीं नहीं चला। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्रधानमंत्री ने आके वहां पूजन भी किया। ये बताने का मेरा मतलब बस इतना था कि आपने जो कहा कि माहौल बना हुआ है, माहौल तो ये बना के रखते हो ना। अब जैसे अब गए दिल्ली में कहा जा रहा है कि यमुना नहीं साफ कर पाएंगे, चैलेंज करना शुरू कर दिया गया, यमुना नहीं साफ कर पाएंगे, यमुना नहीं साफ कर पाएंगे। देखिए, करेंगे तो यही करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा, ये इस देश की जनता समझती है। बाकी से तो उम्मीद भी नहीं है, जिससे उम्मीद होती है उसी से दिल टूटता है, उसी से लगता है कि ये करेगा या नहीं करेगा, जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बताइए जी पंकज जी, जो सर्वे का आपने पूरा मूड देखा, बताया, उसके अनुसार क्या ये फिर मान लिया जाए कि तीसरा कार्यकाल चल रहा है लेकिन मोदी के मैजिक को अभी भी खत्म नहीं किया जा पा रहा है, ये मान लिया जाए इस सर्वे के अनुसार? देखिए रोहित, मैं ईमानदारी से बताता हूं, जब से मैंने होश संभाला, या फिर आजाद भारत के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, मोदी जैसा लीडर आया ही नहीं। कोई माने या ना माने, मैं बताता हूं क्यों। जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे नेता थे। देश की आजादी के बाद जब देश का मूड कुछ अलग था, राष्ट्रवादी भावनाएं थी, देश का निर्माण करना है, और दूसरी कोई पार्टी थी ही नहीं, इसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू को कभी सीटें उतनी आई नहीं जितनी मोदी को आई। उसके बाद दूसरा जो बड़ा नेता कहा जाता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, वो चुनाव भी हारे, फिर वो रिवाइव करती है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहे। इन दोनों नेताओं के अलावा तीसरे मोदी ऐसे नेता हैं जो कि लगातार आज तक चुनाव नहीं, 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, 3 बार प्रधानमंत्री बने। मतलब ऐसा लगता है कि मोदी ही जब फैसला करेंगे कि अब मैं जाऊंगा तभी कोई दूसरा आएगा। ऐसा नेता नहीं बना है और ना आया था।
जब भारत का इतिहास देखा जाएगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, जब 20-30 साल बाद जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये पढ़ेंगे प्री मोदी युग और पोस्ट मोदी युग। मोदी से पहले का भारत और मोदी से बाद का भारत जी। और हर चीज उस पैमाने में तौला जाएगा कि उससे पहले कैसा था भारत। लाइसेंस राज था, तो एक परिवार का शासन हुआ करता था, तो पता चला कि ये हुआ करते थे। मोदी के बाद क्या हुआ, तो लोग यूपीआई आ गया, उस समय नोटबंदी हो गई, तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा, तो रोडें सड़कों का स्टैंडर्ड यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर हो गया। बिल्कुल वंदे भारत ट्रेनें चली, बुलेट ट्रेनों का उद्घाटन। मैं थक जाऊंगा बोलते बोलते। बिल्कुल, लेकिन पंकज जी देखिए, ये तो जो बड़े पैमाने पे काम हुए, किसी भी सत्ता को लगातार अगर बरकरार रखनी है, तो मेरा यह मानना है कि नीचे वाला तबका जब तक आपके साथ नहीं जुड़ा है, तब तक आप सत्ता लगातार नहीं ले जा सकते हैं। लुटियंस वाली सत्ता जो होती है वो अपने अनुसार फ्लेक्सिबल हो जाती है, इधर से उधर, जहां से मामला सेट हो गया। जी जी। क्या ऐसा है कि जो आखिरी व्यक्ति तक अभी भी इतने सालों बाद भी मोदी पर विश्वास कर रहा है, वो चाहे आप झारखंड के किसी कोने में चले जाइए, या फिर बुंदेलखंड के किसी हिस्से में चले जाइए, या फिर ओडिशा के किसी हिस्से में चले जाइए, जो आज भी कह रहा है कि मोदी के नाम पर हम संबित पात्रा को भी जिता रहे हैं, मोदी के नाम पर हम किसी पहली बार टिकट पाने वाले को भी जिता दे रहे हैं। ऐसा क्या मैजिक दिखा है? इसी के साथ कंक्लूड कीजिएगा। मैं बोलता हूं, अब से पहले जो हुआ, गरीबी 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 का नाम तो सबको लेता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक आते आते यह हालत आया कि राजीव गांधी ने खुद कहा कि जो 100 रुपए अगर चलते हैं ना दिल्ली से, तो सिर्फ 15 रुपए पहुंचते हैं गरीबों तक। 85 रुपए वो कौन खाता था? मोदी ने जो भी गरीबों के लिए योजना चलाई वो आप सब जानते हैं, उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं। ठीक। लेकिन सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ वो है डिलीवरी। अगर 6,000 रुपए मोदी डालेंगे तो 6,000 ही पहुंचेगा। 100 में चला हुआ 15 नहीं पहुंचेगा, डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। पहला काम यह किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गरीबों का, जनधन अकाउंट खुलवाना, जीरो बैलेंस अकाउंट। तो सबके पास अकाउंट हो गया। बैंक जिनके लिए हवा लगता था कि अमीर लोग ही बैंक में जाते होंगे, जो पैसे वाले हैं सिर्फ उनके लिए बैंक है, उनको यह भय पहले तोड़ा कि नहीं, मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल इंक्लूजन में सारे गरीब आ गए, खाता खुल गया, 11-12 करोड़ खाता। दूसरी काम यह किया कि जो भी योजनाएं थी उसका पैसा डायरेक्ट उनके खाते में डालने लगे। ठीक। तीसरा जो बड़ा परिवर्तन आया है, सामाजिक क्रांति सिर्फ सड़कों पर हंगामा करने से नहीं आता, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बदली आप देखिए। ये जो यूपीआई आया है ना, हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये कितना बड़ा परिवर्तन है। आज एक मूंगफली बेचने वाला, गरीब से गरीब आदमी जो माथे पर टोकरी लेके हमारे यहां जो आती हैं सब्जियां बेचने, वो यूपीआई एक बारकोड रखे हुए, और वो पेमेंट इतना आसान हो गया कि मोबाइल में स्कैन कीजिए, डाल दीजिए, और ये चीज उसको आ गया। टेक्नोलॉजी से जुड़ी है वो। आज मैं देख रहा था एक रिपोर्ट पिछले साल की थी, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। 23 करोड़ लोग। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कैसे आए वो? एक तो उनका बैंक अकाउंट खुला, बैंक खाते में पैसे आ गए, योजनाओं का लाभ मिला, और योजनाओं का लाभ मिला जेन्युइन। अगर प्रधानमंत्री आवास बनना है तो बना। ठीक। ऐसा नहीं है कि जवाहर ये आवास योजना चल रहा था, मैंने देखा है कांग्रेस के शासन में, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ करता था उसमें। जी पंकज जी, बिल्कुल मिलता नहीं था योजनाओं का। यही कारण, वो जो योजनाओं का जो लाभ मिला है ना, अगर अनाज मिलना है तो मिला, बिल्कुल। और यही कारण है कि ये परिवर्तन है। यही परिवर्तन है कि एंटी इनकम्बेंसी की भली बात कितनी हुई हो, लेकिन सर्वे अभी जी पंकज जी, अब 100 रुपए चला हुआ दिल्ली से 50 रुपए कोई खूनी पंजा नहीं खाता। बिल्कुल। और यही कारण है कि अभी विश्वास बरकरार है, और ये सर्वे कह रहे हैं कि आज भी अगर चुनाव हुए लोकसभा के, तो बीजेपी अकेले बहुमत ले आएगी, लगभग 280 सीटें हासिल कर लेगी, और एनडीए 343 सीटों तक पहुंच सकती है। जी पंकज जी, कंक्लूड कीजिएगा जल्दी में। आखिरी इस देश का जो सबसे वंचित समाज है ना, दलित, आदिवासी, एक इमोशनल कनेक्ट है मोदी जी के साथ। वो देखता है कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां के सफाई कर्मियों का एक आदमी पैर धो रहा है, उन पे फूलों की बारिश कर रहा है। देखिए, वो तबका ये है जो जमानों से हिकारत भरी नजरों से देखा जाता रहा है। इस देश के आदिवासी, दलित, उनको जब कोई
फूल बरसाता है या फिर उनके कोई पांव धोता है या अम्मा कहकर पुकारता है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जान दे दूं इस आदमी के लिए। एक बिल्कुल सम्मान बिल्कुल का पंकज जी, मौका है। और यही वो- वजह है कि वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट है। और यही वजह है कि मैजिक बरकरार है। और अगर यही मैजिक बरकरार रहा तो चौथी बार भी शपथ लेने से शायद विपक्षी रोक नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर वो खुद नहीं चाहेंगे कि वो नहीं बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री तब। फिलहाल आप दर्शकों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है जो सर्वे कह रहे हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।